So first of all, what is dams? So dams are the structure constructed across a river valley to store the water and create reservoir. So basically डैम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर वैलीज या रिवर्स पे, स्ट्रीम्स पे, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स का स्टोरेज ज़्यादा हो, उसका ग्रेडियंट्स ज़्यादा हो, उस चैनल का ग्रेडियंट ज़्यादा हो, वहाँ पे हम रिवर डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो बेसिकली डैम्स को हम इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं टू स्टोर दी वाटर और टू क्रिएट दी रिजर्वायर्स. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव told you what is reservoir. So basically we have two types of storage of water. First is natural storage of water and the second is artificial storage of water. So if you're talking about the natural storage of water, so natural storage for water is aquifer. In the form of aquifer, the water which is present underground or in below the earth surface, that is natural storage of groundwater or water, and this is known as the aquifer. And if you're talking about the artificial storage of water, so the artificial storage of water is nothing but the reservoir which we created by constructing the dam. सो डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम रिवर पे बनाते हैं, अक्रॉस द रिवर बनाते हैं, और उसकी एक शर्त ये है कि रिवर्स का जो चैनल है, ग्रेडियंट है उस चैनल का, वो बड़ा होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए. ऐसे ही रैंडम हम कोई भी रिवर्स पे डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. और डैम को हम कंस्ट्रक्ट इसलिए करते हैं टू स्टोर दी वाटर एंड क्रिएट रिजर्वायर. रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर होता है जो कि हम बहुत सारे पर्पस के लिए बनाते हैं. सो डैम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड पार्ट जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली डैम एक कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है, कंस्ट्रक्टेड मोनूमेंट्स है विच वी क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर वैली टू स्टोर द वाटर एंड टू क्रिएट रिजर्वायर्स. सो रिजर्वायर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. रिजर्वायर मतलब आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है. तो डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम एक आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम, जिसे हम बोलते हैं रिजर्वायर्स. और अगर नेचुरल स्टोरेज वाटर की बात करें तो वो आता है हमारा एक्वीफर. और एक्वीफर क्या है ये हम एक्वीफर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. सो एक्वीफर इज नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर एंड रिजर्वायर इज द आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर. सो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर so many reason and so many purposes. So first reason है flood control and the second is conservation. So flood control is most important reason where कुछ फ्लडी एरियाज़ होते हैं, जैसे ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं, एरिड रीजन्स होते हैं, वैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जो फ्लड होते हैं, जहाँ पे हमें साल में 1 या 2 बार फ्लड देखने के लिए मिलता है, ठीक है. सो कौन कौन से फ्लडी एरियाज़ होते हैं? तो अगर आपको पता है कि इंडिया में कौन कौन से फ्लड एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से एरिया है इंडिया में, कौन से स्टेट है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्लड देखने के लिए मिलते हैं साल में 1 या 2 बार, ठीक है. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टेड डैम वहाँ का जो फ्लड का जो रेशो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ह्यूज बड़ा सा डैम होता है जो फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है. तो इसका पहला मेन रीज़न है कंस्ट्रक्ट करने का डैम का कि जो है हमारा फ्लड कंट्रोल. सेकंड रीज़न की बात करें, सेकंड पर्पस की बात करें तो वो आता है हमारा कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द यूजेज, बिकॉज ऑफ द नीड. सो कंजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पर्पस है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर सो मैनी रीजंस. सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन, सो कंजर्वेशन में बी डन फॉर एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. सो सबसे पहले हमारा आता है इरिगेशन पर्पस. इरिगेशन के लिए हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं.
जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम नेटवर्क्स एरियाज़ को बिल्डअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में डैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ वाटर वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे प्लांट्स के लिए भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है। विदाउट डैम्स हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर सकते। सो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन मेथड के हम विद द हेल्प ऑफ रिजर्वायर, विद द हेल्प ऑफ डैम हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्ड है हमारा नेविगेशंस। नेविगेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ नेविगेशंस हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और आपको पता है कि हम नेविगेशंस के थ्रू किन किन चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ सेकंड हम विद इन अ सेकेंड बहुत सारी चीज़ों को इजीली अवेयर कर सकते हैं। सो नेविगेशन के पर्पस के लिए भी डैम्स को जनरेट किया जाता है, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल पर्पस। सो डोमेस्टिक वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में हमारे वाइल्ड लाइफ भी आ जाते हैं। डोमेस्टिक यूज़ जो हम घरेलू जो यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे विलेजेस की अगर हम बात करें तो विलेजेस में पानी का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एरिया में अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है जिसका फ्लो अच्छा है, स्टोरेज ऑफ वाटर अच्छा है, उसका ग्रेडियंट जो चैनल है रिवर का वो अच्छा है, तो वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि उस विलेजेस में जो लोग खेती करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उनके लिए भी वो डैम का जो वाटर है वो यूज़फुल होता है। हर किसी को सफिशेंट क्वांटिटी में वाटर मिलता है, पानी मिलता है, ताकि हर किसी को उस चीज़ का एडवांटेज हो। तो डोमेस्टिक यूज़ में हम विलेजेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बिकॉज ऑफ द फार्मर्स एंड फॉर द फार्मर्स, ताकि उनकी हेल्प हो उनके एग्रीकल्चर में। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़, सो इंडस्ट्रियल यूज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज़ में हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आ सकते हैं। और इंडस्ट्रियल यूज़ यानी कोई भी जो माइनिंग है, माइनिंग पर्पस के लिए भी बहुत सारे डैम्स हम बनाते हैं। किसी भी टाइप की फैक्ट्री हो, किसी भी टाइप की माइनिंग हो, उसके लिए भी हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर हम कुछ भी चीज़ को जनरेट नहीं कर सकते। चाहे फिर वो कोई भी चीज़ की फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ की माइनिंग हो। इवन कोल माइंस के टाइम पे कोल माइंस में भी हम विद डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। सो इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएशंस के लिए भी हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करना होता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं बिकॉज फॉर दी एनिमल्स एंड फॉर दी वेजिटेशन एंड ग्रीनरी। तो उसके लिए भी हमें डैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसे एरियाज़ में हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको पता है पानी की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। सो राजस्थान जैसे स्टेट में वाटर लेवल बहुत कम होता है, जैसे हम सब जानते हैं। सो रायपुर सॉरी राजस्थान और राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पे वाटर लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम बनाते हैं, डेवलप करने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बिकॉज ऑफ द डैम वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। सो ये अदर पार्ट होता है कि हाउ टू इंक्रीज़ द ग्राउंड वाटर लेवल, हाउ टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है। सो दीज आर ऑल दी मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न एंड पर्पस के हम डैम कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा फ्लड कंट्रोल है, और सेकंड है हमारा कंजर्वेशन। और अगर कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इरिगेशन है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, नेविगेशन, डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल पर्पस, इंडस्ट्रियल यूज़, रिक्रिएशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्सेट्रा। सो
डैम्स का जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स के लिए आता है आपको। और ये वाला जो लेक्चर है डैम्स, ये मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लूँगी। पार्ट 1 में हम डैम्स क्या होते हैं, डैम्स क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है ये देखेंगे। और डैम्स के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है डैम्स का। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डैम्स कैसे क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और किस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। और एक और चीज़, डैम्स जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अभी के टाइम में। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पानी का यूजेस, पानी की नीड भी पॉपुलेशन के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। तो डैम का जो धीरे धीरे आपने देखा होगा आए दिन हर कोई विलेज में कभी डैम बन रहा है, कभी कोई इंडस्ट्रियल डैम बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए डैम बन रहे हैं। तो देर आर सो मैनी यूजेस ऑफ डैम। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डैम्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में और उनके कंजर्वेशन के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल सी द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डैम। सो नाउ वी विल सी what are the different terminologies associated with the dams. So basically this is a dam structure. So this is a dam structure. ठीक है, this is downstream side and this is upstream side. और ये हमारा डैम कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से बनता है। ये इसकी वर्टिकल सेक्शन की फ़ोटो है। अगर हम इसे सामने से देखें तो ये ऐसा दिखेगा सिर्फ हमें इस पोर्शन, मतलब यहाँ से वाटर नीचे आता है और यहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, और ये हमारा जो सामने का जो पोर्शन है इधर वाला, ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है। सो ये हमारा टर्मिनोलॉजीज है, मतलब कौन कौन से पार्ट है डैम के। ये हमारा डाउन स्ट्रीम साइड है और ये हमारा अपस्ट्रीम साइड है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है? Spillway, the passage in the dam for the discharge of surplus water from the reservoir. So जो spillway होता है, ये वाला जो पार्ट, ये spillway, यहाँ से यहाँ जो वाटर स्टोर होता है, ये वाटर डिस्चार्ज होता है यहाँ से वाटर ऑन द बेसिस ऑफ नीड, मतलब जितना नीड है या जितना हमें वाटर चाहिए यहाँ से वाटर वो छोड़ते हैं और यहाँ से पानी रिलीज़ होता है, यहाँ से वाटर रिलीज़ होता है। तो स्पिलवे एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा वे है जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है, पानी निकलता है, मतलब एक तरीके से दरवाज़ा हम बोल सकते हैं। ये डोर है डैम का जहाँ से पानी हमको रिलीज़ होते हुए दिखता है या डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द रिजर्वायर, मतलब फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मेन स्टोरेज होता है वाटर का, क्योंकि ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउन स्ट्रीम साइड है। तो यहाँ से पानी रिलीज़ होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पिलवे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप ये पूरे टर्मिनोलॉजीज विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप के हिसाब से आप आंसर लिखने की कोशिश करना। अगर पूछा है टर्मिनोलॉजीज तो ही आप टर्मिनोलॉजीज आंसर में लिखोगे, अदरवाइज आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं लिखना है। ठीक है, अगर व्हाट आर दी डैम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पूछा है तो आप सिर्फ क्लासिफिकेशन और डैम के बारे में लिखोगे। अदरवाइज अगर आपसे पूछा है डिस्क्राइब द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डैम्स, सो यू शुड राइट दी टर्मिनोलॉजीज ऑफ डैम विथ नीट एंड स्केच डायग्राम। ठीक है, तो आपको डायग्राम की भी ज़रूरत है, आपको डायग्राम भी निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पिलवे। अब ये है मैक्सिमम वाटर लेवल एंड नॉर्मल वाटर लेवल। तो नॉर्मल वाटर लेवल कुछ यहाँ तक के रहता है और ये वाला जो लेवल दिख रहा है ये रहता है मैक्सिमम वाटर लेवल। सो डिपेंड करता है स्टोरेज ऑफ वाटर में, क्योंकि कितना रिवर फ्लो करती है, रिवर का फ्लो पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा रिवर का फ्लो रहेगा उतना वाटर का लेवल रहेगा। बट जो मैक्सिमम लेवल है वाटर का वो यहीं तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारी होती है पैरापेट वॉल्स, और पैरापेट वॉल्स से कुछ डिस्टेंट नीचे तक के ही वाटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर फ्लड आता है इन केस तो पैरापेट वॉल से डायरेक्ट नीचे जा सकता है पानी, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा हो सकता है, बहुत सारी जानें जा सकती है।
ठीक है। सो ऐसे रैंडम डैम बनाना है, मतलब ऐसे कोई भी हाइट का हम डैम नहीं बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिवर कितना फ्लो करती है, रिवर का स्टोरेज कितना है, कितना ज़्यादा फ्लड आने के बाद कितना लेवल उसका बढ़ता है, ये सारी चीज़ों को देखकर ही हम कोई भी रिवर पे डैम बनाते हैं। ठीक है। तो एक रैंडम लेवल होता है, एक मैक्सिमम वाटर लेवल होता है और नॉर्मल वाटर लेवल होता है। तो थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल वाटर लेवल से थोड़ा ज़्यादा होता है डैम में पानी। और अगर हम रेनी सीज़न के टाइम की बात करें या जब फ्लड आता है उस टाइम की बात करें तो मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ तक होता है और मैक्सिमम इतना ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा मैक्सिमम वाटर लेवल इन रेनी सीज़न बोल सकते हो, या ड्यूरिंग दी फ्लड। और फ्लड अगर आता है तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ या इससे थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है। ड्यूरिंग फ्लड के बाद की टाइम की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पैरापेट वॉल। तो पैरापेट वॉल क्या होता है? इट इज़ द प्रोटेक्टिव वॉल ऑन ईदर साइड ऑफ द रोडवे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड द पैरापेट वॉल। सो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये है हमारा क्रस्ट, और ये जो वॉल आपको दिख रही है ये है हमारी पैरापेट वॉल। सो पैरापेट वॉल वो वॉल होती है जो क्रस्ट के ऊपर होती है और एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। बिकॉज आपने डैम्स देखे ही होंगे, यहाँ से एक पैसेज होता है आने जाने के लिए, या तो बाय वॉकिंग हम जा सकते हैं या विद दी हेल्प ऑफ व्हीकल्स जा सकते हैं। तो कुछ कुछ डैम्स में व्हीकल्स अलाउ होती है, कुछ कुछ डैम्स में नहीं होती है, कुछ कुछ डैम्स में हम फिज़िकली हम बाय वॉक जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है जहाँ से हम रन करते हैं या वॉक करते हैं वो कहलाता है हमारा क्रस्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारी पैरापेट वॉल। तो पैरापेट वॉल एक प्रोटेक्टिव वॉल है जो दोनों साइड होती है क्रस्ट के। ठीक है। और जो क्रस्ट होते हैं हमारा, इट इज़ द टॉप ऑफ द डैम। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज रोडवे और वॉकवे। सो जैसा कि मैंने बताया कि क्रस्ट टॉप मोस्ट पार्ट होता है डैम का, जो कि रोडवे के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और वॉकवे के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो जो डेंजरस डैम होते हैं जिनमें ज़्यादा ख़तरा होता है, डेंजरस होते हैं, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होता है रोडवेज़ के लिए, गाड़ियाँ वगैरह हम नहीं ले जा सकते। बट जो नॉर्मल डैम्स होते हैं जिनमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है वहाँ पे हम उसको एज अ रोडवेज भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वॉकवे, मतलब हम वहाँ वॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्रस्ट हो गया है, टॉप पार्ट ऑफ द डैम, और ये है हमारी पैरापेट वॉल्स जो प्रोटेक्टिव वॉल्स होती है डैम्स में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबटमेंट। सो अबटमेंट क्या है? द स्लोपिंग साइड ऑफ द वैली अपॉन विच द डैम रेस्ट। सो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं अबटमेंट। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये होता है हमारा अबटमेंट, जो स्लोपिंग साइड ऑफ द वैली है अपॉन विच द डैम रेस्ट। ठीक है। तो ये वाला अबटमेंट जो जहाँ पे जो डैम है वो अटैच्ड होता है वैली से, उसे हम बोलते हैं अबटमेंट। नेक्स्ट है हमारा हील। हील क्या होता है? इट इज़ द अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम इन कॉन्टेक्ट विद द फाउंडेशन। तो जो हील है वो ये है, दिस इज हील, अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम इन कॉन्टेक्ट विद द फाउंडेशन। सो ये जो मेन दिख रहा है आपको, बेसिक बेस जो दिख रहा है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डैम, और अपस्ट्रीम पोर्शन जो रहता है हमारा डैम का उसे बोलते हैं हम हील। और टो की बात करें तो टो इट इज़ द डाउनस्ट्रीम पोर्शन ऑफ द डैम इन कॉन्टेक्ट विद द फाउंडेशन। So toe is the downstream portion attached with the foundation and heel is the upstream portion attached with the foundation. So heel और toe में confuse नहीं होना है। toe मतलब downstream portion का जो पार्ट होता है जो फाउंडेशन से अटैच होता है, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है। ये वाला पार्ट जो बाहर के साइड में होता है डाउनस्ट्रीम पोर्शन में, मतलब जहाँ से वाटर रिलीज होता है उसके नीचे वाला एग्जैक्ट नीचे वाला पॉइंट जो फाउंडेशन से अटैच होता है उसको हम टो बोलते हैं। और अपस्ट्रीम पोर्शन में डाउन फाउंडेशन से जो अटैच होता है इधर साइड में जस्ट अपोजिट टू टो, उसे बोलते हैं हील। सो कंफ्यूज नहीं होना है। हील इज द अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ द डैम contact with the foundation and toe is the downstream portion of the dam attached with the foundation.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टर्मिनोलॉजी, और भी टर्मिनोलॉजी है जो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो क्रस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रस्ट इज़ द टॉप मोस्ट प्लेन ऑन द डैम, समटाइम यूज एज अ रोडवेज एंड पेडिस्ट्रेनियन और वॉकवे। सो जैसे कि मैंने बताया है कि क्रस्ट जो है ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है डैम का, जिसको हम एज अ रोड भी यूज़ कर सकते हैं, वॉकवेज भी यूज़ कर सकते हैं, और समटाइम्स कुछ डैम्स के ऊपर से ट्रेन भी जा सकती है, एज अ रेलवे ट्रैक भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो रिवर की जो डायरेक्शन है वो किधर से जा रही है। अगर रिवर की डायरेक्शन ऐसी जगह से जा रही है जहाँ से रेलवे ट्रैक है, तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और वहाँ पे ना वॉकवेज ना रोडवेज बनाते हुए हमें रेलवे ट्रैक बनाना पड़ता है। तो ऐसे भी बहुत से डैम्स है जो इंडिया में नहीं है बट आउट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे ऊपर से ट्रेन चलती है और नीचे डैम है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रस्ट है जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है डैम का। ये हमारी पैरापेट वॉल है जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। पैरापेट वॉल मतलब दिस इज़ द प्रोटेक्टिव वॉल्स which is attached to the crust and which gives the protection to the roadways or walkways। अगर पैरापेट वॉल नहीं होगी तो यहाँ से कुछ भी गिर सकते हैं, लोग गिर सकते हैं, एनिमल्स गिर सकते हैं, या में भी एक्सीडेंट अगर होगा तो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट डैम में या रिजर्वॉयर में जाएगा। तो प्रोटेक्टिव वॉल्स होती है और ये बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद एक्सिस ऑफ डैम। सो एक्सिस ऑफ डैम क्या होती है? एक्सिस ऑफ डैम इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द डैम। सो इमेजनरी लाइन होती है क्रस्ट ऑफ द डैम से एक्सटेंडिंग अलोंग द सेंटर लाइन। तो इमेजनरी लाइन जैसे यहाँ पे इमेज में दी हुई नहीं है, बट इट इज़ द इमेजनरी लाइन एक्सटेंडिंग अलोंग द सेंटर, सेंटर से एक्सटेंड होती है, जो कि है सेंटर लाइन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द डैम। सो यहाँ से हम इमेजनरी लाइन को इमेजिन कर सकते हैं, और ये है हमारी इमेजनरी लाइन। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डैम। नेक्स्ट है हमारा गैलरी। सो अगर गैलरी को हम डिफाइन करें तो इट इज़ अ टनल लाइक पैसेज विद इन द डैम विद ड्रेन्स इन फ्लोर फॉर सीपेज वाटर। सो जो गैलरी होती है वो बेसिकली एक टनल होती है विद इन दी डैम। एक टनल टाइप बनाते हैं जहाँ से हम सीपेज हम बोल सकते हैं, ड्रेन्स विद ड्रेन्स इन दी फ्लोर फॉर सीपेज वाटर। सीपेजेस के लिए भी बना सकते हैं, जैसे सीपेज हो सकता है वाटर का, छोटे मोटे पर्पस के लिए भी हम गैलरी बना सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ टनल। तो ये टनल का काम करते हैं जहाँ से सीपेज ऑफ वाटर रिलीज़ होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, सो ये हमारी गैलरी है। सो ये विद इन द डैम बनाते हैं, डैम के अंदर, डैम के बाहर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा मॉडल हो गया है, और यहाँ पे हमें गैलरी बनाते हैं जो टनल और एक पैसेज का काम करती है, जहाँ से जो वाटर का ड्रेनेज होता है वो सिस्टम, ड्रेनेज वाटर रिलीज़ होता है एज अ सीपेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी ऑफ डैम। तो ये हमारी अपस्ट्रीम पोर्शन है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम पोर्शन है, ये हमारा फाउंडेशन है। जो डाउनस्ट्रीम पोर्शन है और अटैच विद दी फाउंडेशन उसे हम टो बोलते हैं, और जो हील होता है वो अपस्ट्रीम पोर्शन है और फाउंडेशन से अटैच होता है, तो इसको हील बोलते हैं, इसे टो बोलते हैं। गैलरी होता है टनल, एक सीपेज होता है जहाँ से वाटर का रिलीज़ होता है, ड्रेन होता है वाटर का। उसके बाद ये है हमारा स्पिलवे जहाँ से पानी का डिस्चार्ज होता है। ये हमारा क्रस्ट है जो कि टॉप मोस्ट पार्ट होता है डैम का, जिसे एज अ रोडवेज वॉकवेज हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ रेलवे ट्रैक भी हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर दी पैरापेट वॉल्स जो प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं। ये मैक्सिमम वाटर लेवल है, ये नॉर्मल वाटर लेवल है। ठीक है, स्लुइस वे भी यूज़ होता है अगर फॉर एग्जांपल पानी का ये हर डैम में हम स्लुइस वे नहीं बनाते हैं, स्लुइस वे हम कुछ डैम में ही बनाते हैं। डिपेंड करता है पर्पस के लिए, जिस टाइप का पर्पस से हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो ऑन द बेस ऑफ दैट हम स्लुइस वे बनाते हैं। स्लुइस वे भी एक पानी का
डिस्चार्ज वाला डोर होता है, एक रास्ता होता है, एक पैसेज होता है जहाँ से पानी को रिलीज हम कर सकते हैं। तो स्लुइस वे हम सेकेंड डोर बोल सकते हैं या सेकेंड स्पिल वे बोल सकते हैं, जहाँ से पानी का स्टोरेज रिलीज होता है, पानी का डिस्चार्ज होता है। तो ये हमें देखने नहीं मिलता है, ये कुछ कुछ डैम में ही हमें देखने के लिए मिलता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी का जो डोर होता है, पानी का जो वॉल होता है जहाँ से पानी रिलीज होता है, वो होता है हमारा स्पिल वे। ठीक है, so this is all about the terminologies of dam, which we have seen all these terminologies which are associated with the dams. So now we will see the diagrammatically how the water release. So ये हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा डैम, कंस्ट्रक्टेड डैम है, ये हमारा बेस है, रॉक फॉर्मेशन है, यहाँ पे सॉइल लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा रॉक फॉर्मेशन है। ये डैम का फाउंडेशन है, ये डैम का फाउंडेशन है, ये हमारा डैम, कंस्ट्रक्टेड डैम है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा स्पिल वे है, जहाँ से पानी रिलीज़ होता है, जहाँ से वाटर रिलीज़ होता है। ठीक है, ये स्टोरेज रिजर्वायर है, मतलब हमारा रिजर्वायर है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम साइड है तो पानी का लेवल यहाँ तक होगा, मैक्सिमम वाटर लेवल। ये जो है हमारे ये दोनों ये पैरापेट वॉल्स हैं, ये हमारा रोडवे है या वॉकवे एज जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रेनेज गैलरी, सो जैसे कि मैंने बताया ये गैलरी है, टनल और सीपेज के लिए यूज़ होता है। और ये हमारा है स्लुइस गेट या स्लुइस वे जिसे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से भी पानी रिलीज़ होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा डैम कुछ वर्क करता है और ये हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है। अब इस इमेज में देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से पानी नीचे रिलीज होता है ये है हमारा डाउनस्ट्रीम पोर्शन। और ये वाला जो पार्ट है जो रोडवेज है जिसे हम एज अ रोड यूज़ करते हैं, ये है हमारा क्रस्ट। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, जो वॉल आपको दिख रही है क्रस्ट के दोनों साइड में, ये है हमारी पैरापेट वॉल्स जिसे हम प्रोटेक्टिव वॉल्स भी बोलते हैं। और यहाँ से पानी रिलीज़ होता है। ठीक है, यहाँ से पानी रिलीज़ होता है और वो डायरेक्ट जाके रिवर में मिलता है। ये हो गया, ये एग्ज़ाम्पल है ब्रिटेन का डैम है ये। ठीक है, सो ब्रिटेन में कंस्ट्रक्टेड डैम है और ये भी हमारा पैरापेट वॉल्स है, ये भी क्रस्ट है। तो यहाँ से पानी इधर आके फिर देन यहाँ से इधर रिलीज़ होता है। तो इस तरीके का ओरिजिनल डैम है और ये डैम का डायग्राम है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपस्ट्रीम पोर्शन है, ये डाउनस्ट्रीम पोर्शन है, ये हमारा क्रस्ट है। ये क्रस्ट के साइड में जो वॉल होती है ये है हमारी पैरापेट वॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे गैलरी और हम स्लुइस गेट तो नहीं देख सकते, सो ये जो पार्ट है हमारा ये है स्लुइस गेट। अगर कुछ नॉर्मल पोर्शन में हमें वाटर को रिलीज़ करना है तो हम यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डैम वर्क करता है। नाउ वी विल सी दी सम एग्जाम्पल, इंडियन एग्जाम्पल ऑफ डैम्स, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से डैम्स हैं इंडिया में। वैसे बहुत सारे डैम्स हैं जो बहुत सारे रिवर्स पे ऑन द बेसिस ऑफ सो मैनी पर्पस रीज़न के लिए बनाए गए हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट एग्जाम्पल और डिफरेंट डैम्स ऑफ द इंडिया। सो दिस इज़ एग्जैक्टली डैम। सो यहाँ पे भी हम टर्मिनोलॉजी एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन है। इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे इंडिया का। ठीक है, तो ये हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन है और यहाँ से पानी रिलीज़ होता है और ये हमारा डाउनस्ट्रीम पोर्शन है। तो यहाँ पे स्टेयर्स बनाई है। सो डिपेंड करता है रॉक फॉर्मेशन कैसा है, वहाँ का एरिया कैसा है, तो अलग अलग बेसिस पे डैम्स बनते हैं। उसके बाद ये आपको जो दिख रही है ये हमारी क्रस्ट है, जहाँ से देख सकते हो आप व्हीकल्स मूव हो रही है, मतलब इसको एज अ रोडवेज यूज़ हो रहे हैं। ये दोनों जो वॉल है ये पैरापेट वॉल्स है। ठीक है, और यह है हमारे डाउनस्ट्रीम साइड जहाँ से पानी रिलीज़ होता है। सो दिस इज़ द डैम
image. Now we will see the Indian examples. So this is a गंगापुर डैम. गंगापुर डैम जो है ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है और ये महाराष्ट्र में है. ठीक है, सो ये महाराष्ट्र में जो गोदावरी रिवर है उस पे बना हुआ डैम है गंगापुर डैम. ये बहुत मतलब टूरिज़्म और टूरिस्ट स्पॉट है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बिकॉज ऑफ द डैम्स. सो बहुत ब्यूटीफुल डैम है ये, जो कि महाराष्ट्र में, और इसकी हाइट कुछ 47 मीटर है और गंगापुर डैम है. ये क्वेश्चन आते हैं, जीके में क्वेश्चन आते हैं और वाइवा में भी पूछते हैं कि प्लीज़ गिव दी 2 or 3 एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एग्जाम्पल ऑफ डैम. सो ये आपको बताते आना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से डैम्स है और किस किस रिवर पे वो बनाए गए हैं. तो ये गंगापुर डैम है जो गोदावरी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये महाराष्ट्र का डैम है. ठीक है, और महाराष्ट्र गोदावरी रिवर से याद रखना है. अगर आपको गोदावरी नहीं याद आ रहा है तो आप महाराष्ट्र याद रख लीजिए. सो महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर है और गोदावरी रिवर पे ये गंगापुर डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसकी हाइट है 47 मीटर. नेक्स्ट है नागार्जुन डैम. सो नागार्जुन डैम जो है वो है हमारा आंध्र प्रदेश में और ये किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये बना हुआ है हमारा कृष्णा रिवर के ऊपर. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जीके में भी आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो एज अ सिविल इंजीनियर ये आपको इन फ्यूचर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और बहुत सारी जगह है, जैसे इंटरव्यू है, वाइवा है, प्रैक्टिकल असेसमेंट है. सो बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो ये नागार्जुन डैम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसकी हाइट है 124.70 मीटर. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डैम है और बहुत ब्यूटीफुल इमेज है ये. ठीक है, सो दिस इज़ दी आंध्र प्रदेश का नागार्जुन डैम विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर. नाउ नेक्स्ट इज़ भाखरा डैम. सो ये जो भाखरा डैम है, दिस इज़ भाखरा डैम, ये है पंजाब में और ये किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो ये रिवर सतलज के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है. सतलज रिवर कहाँ से आती है, उसका ओरिजिन कहाँ है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है ये. ठीक है, और इस रिवर के ऊपर टीटी साइन हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. सो इस रिवर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये जीके का क्वेश्चन है. सो रिमेंबर दिस. एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये सारे डैम्स और भी बहुत सारे डैम्स हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको डैम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको रिवर्स के नाम पता होना चाहिए, आपको कौन से रिवर्स पे कौन से डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ये पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये भाखरा डैम है जो पंजाब में है और पंजाब से जो रिवर जाती है वो है सतलज रिवर. ठीक है, तो सतलज एक ऐसी रिवर है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है. ठीक है, इसका ओरिजिन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो. सो ये भी बहुत ब्यूटीफुल डैम है जो ऐसा एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक यूज़ के लिए बना हुआ है पंजाब में. नेक्स्ट है कोयना डैम. सो दिस इज़ कोयना डैम. ये महाराष्ट्र में बना हुआ डैम है और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है. यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डैम है ये. सो ये कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है. सो कोयना रिवर से इसका नाम रखा गया है कोयना डैम. सो महाराष्ट्र के हमने 2 डैम देखे हैं, एक कोयना डैम देखा है और दूसरा हमने देखा है गंगापुर डैम.
सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इन फ्यूचर अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो एज अ सिविल इंजीनियर आपसे ये बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि महाराष्ट्र में कौन कौन से डैम है और कौन कौन से रिवर पे हैं। तो हमने जो गंगापुर डैम देखा वो भी महाराष्ट्र में ही है, जो गोदावरी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये कोयना डैम ये भी महाराष्ट्र में है और ये कोयना रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया है, इंडियन एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे इंडियन एग्जाम्पल है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगी। सो ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे एंड होता है और इसकी हाइट जो है वो 103 मतलब 103.2 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो भाखड़ा डैम है इसकी हाइट है 226 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही ह्यूज डैम है और ये 103.2 मीटर इसकी हाइट होती है कोयना डैम की। सो नेक्स्ट, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, डैम एंड टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। मैं 2 पार्ट में इसको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम है वो बहुत बड़ा है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डैम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उस लेक्चर में भी मैं आपको बहुत सारे इंडियन एग्जाम्पल बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे लाइटली नहीं लेना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर और जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में आपको वही बताना है, ठीक है। सो दैट्स इट दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। और यहाँ पे हमारा डैम्स एंड टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 लेक्चर का ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डैम्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस देखेंगे। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने टर्मिनोलॉजी देखी, पार्ट 2 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डैम देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन आया है डिफाइन डैम्स एंड गिव इट्स टर्मिनोलॉजी विथ नीड एंड स्केच डायग्राम, तो आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करनी है विथ डायग्राम। और अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर डैम्स एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, तो आपको फिर पूरा क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको इसमें डायग्राम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं निकालते हो तो आपका 1 मार्क्स जाता है। तो डायग्राम निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पेंसिल से आप रफली डायग्राम भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको डायग्राम भी निकालना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डायग्राम निकालने से आपको 1 मार्क्स मिलता है, तो बिना डायग्राम निकाले आप 1 मार्क्स क्यों जाने देते हो। सो डायग्राम निकालिए, जैसे आपको आती है वैसे डायग्राम निकालिए, उसको अच्छे से लेबल कीजिए, उसको नाम दीजिए, इट विल बी इम्प्रेसिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है एग्ज़ाम इंडियन एग्जाम्पल ये वाइवा में पूछ सकता है इन फ्यूचर। अगर आपको इंटरव्यू फेस करे तो आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो ये भी आप जो मैंने एग्जाम्पल दी है इंडियन एग्जाम्पल, ये आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी इंडियन एग्जाम्पल कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, ठीक है। सो डेट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी यूनिट में, टॉपिक में, प्रैक्टिकल्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर चीज़ के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। सो दैट्स ऑल, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट, सो यू कैन आस्क। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।